When you focus on your problem, you lose the goal. When you focus on your goal, you lose the problem. हाय एवरीवन, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो के अंदर इंटरव्यू के रिलेटेड एक वीडियो देखी थी, जिसके अंदर हमने इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी देखी थी और अपने ऊपर किस तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो भी देखा था। उसके बाद मैंने आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड भी उसके अंदर ही बताया था कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के टाइम आपको बिहेव करना है और अपने आप को किस तरीके से आपने सही तरीके से एडजस्ट करना है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरीके से यूज किए जाते हैं वो देखने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक शानदार तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है। अगर मैं आपको एक जर्नल वे में समझाऊं तो सिंपल सा मतलब यह है कि जब भी वो किसी एक्सीडेंट को, इन एक्सीडेंट का सेंस नहीं कि किसी कार का एक्सीडेंट नहीं, यानी किसी घटना को जब भी हम किसी दो सेंटेंसेस को मिला के ज्वाइंट करेंगे या जब भी किसी सेंटेंस के अंदर किसी घटना के बारे में बताएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे। यानी ऐसे वाक्यों को, जिन वाक्यों के अंदर हम एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं या किसी कंडीशन के बारे में बात करें, उससे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कंडीशनल सेंटेंसेस की तो आपको क्लॉज आने ही चाहिए। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने आपको नरेशन पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको क्लॉज की डेफिनेशन दी थी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसी हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो यहां पे मैं आपको आज को दो क्लॉज पढ़ाने वाला हूं। यानी जो अगर टाइप की बात करें, कंडीशनल सेंटेंस की टाइप करें तो दो क्लास इसके अंदर ज्यादा काम में आते हैं। एक तो है इफ क्लॉज और दूसरा है मैन क्लॉज। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इफ क्लॉज किस तरीके से सेंटेंस के अंदर यूज होता है और कौन कौन सी कंडीशन पे यूज होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे वो फिर पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। उसके बाद मैन क्लॉज क्या होता है और किस तरीके से आपको इसको समझना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इफ क्लॉज की बात करें तो इफ क्लॉज जो होता है, जो यानी इफ क्लॉज होता है वो क्या बताता है? कंडीशन को बताती है। यानी जो इफ क्लॉज किसी सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं तो वो हमें किसी कंडीशन के बारे में बात करती है या बताती है, जो इफ क्लॉज होती है। उसके बाद जो मैन क्लॉज हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर तो वो ये बताता है कि ये काम पूरा हुआ है या ये काम आधा अधूरा है। इन इसको हम क्या करते हैं? उसको बताने में, इन इसको बोलने के लिए, इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर में डालने के लिए हम मैन क्लॉज का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ, आप सभी के माइंड में एक तो डाउट भी था और ये कहीं ना कहीं जानने की इच्छा भी थी कि किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस को बाइफरकेट या डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करूं तो हमारे पास तीन मेजर टाइप्स होती हैं। एक ये होती है जब इफ क्लॉज प्रेजेंट में हो, यानी जब भी हमारे पास जो इफ क्लॉज है वो किसके अंदर हो? प्रेजेंट टेंस के अंदर हो। इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ सकता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ सकता है। यानी जब भी कभी इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस के अंदर हो वो हमेशा फ्यूचर सिचुएशन को बताता है। कैसे? ये मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूं। उसके बाद दूसरी टाइप होती है कंडीशनल सेंटेंस की, कि जब भी आपका कोई इफ क्लॉज जो हो वो पास्ट टेंस के अंदर हो तो वो क्या बताते हैं? अनरियल फ्यूचर सिचुएशन को बताता है। जैसे हम कभी इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि काश ये होगा या वो होगा। जब भी हम फ्यूचर के बारे में कोई इमेजिनेशन करते हैं इट मींस कि वो हमारी हैबिट के अंदर नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ क्लॉज जब पास्ट टेंस के अंदर होता है। उसके बाद तीसरी और लास्ट अगर जनरल टाइप की बात करें वो है कि जब इफ क्लॉज किसके अंदर होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो। यानी जब भी किसी इफ क्लॉज के साथ हम क्या करें, यानी जब भी इफ क्लॉज कभी किसके अंदर हो? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हो तो वो क्या बताती है? पास्ट की पॉसिबिलिटी बताती है। अब पास्ट की पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा काम जो पास्ट में हो सकता था, मुमकिन था, संभव था, लेकिन हमने किया नहीं, तो उसको बताने के लिए भी हम इफ क्लॉज को जब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं तो इस तरीके से इस कंडीशन के अंदर हम उसको बताते हैं। उसके बाद चौथी कंडीशन, ये किसी भी बुक पे नहीं मिलती आपको, ये मैंने आपके लिए न्यू एडिशन यानी नया एक टाइप यहां पे ऐड करी है। यानी देखो जब भी कभी आप इफ क्लॉज को यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर रखते हैं तो वो यहां पे एक और कंडीशन को बताता है और वो कंडीशन ये होती है कि साइंटिफिक फैक्ट होता है। सपोज करो अगर आप दूध के अंदर पानी मिलाओगे दूध पतला हो जाएगा, ये सभी को पता है। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और साइंटिफिक जो फैक्ट है ये भी यहाँ पे क्या है?
ट्रूथ है। चलो कुछ अब देखते हैं किस तरीके से हम इन सभी को अच्छे तरीके से समझे। देखो अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं इनकी टाइप्स को, यानी पहली टाइप्स ऐसी है जो फ्यूचर सिचुएशंस को बताती है, दूसरी यहाँ पे अनरियल फ्यूचर सिचुएशन को बताती है जिसके अंदर हम इमेजिनेशन करते हैं, एक गेस लगाते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप यहाँ पे पास्ट के पॉसिबिलिटी के बारे में बात करती थी, यानी ये काम या ये चीज पास्ट में हो सकती थी लेकिन हमने करी नहीं। उसके बाद साइंटिफिक फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जब भी हम बात करते हैं उसके अंदर हम इफ क्लॉज और मैन क्लॉज का यूज करते हैं, लेकिन अब वो कौन से टेंस के अंदर रहते हैं और किस तरीके से उनके सेंटेंसेस हम बनाएं वो हम सीखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर सिचुएशन की बात करते हैं कि जब यहाँ पे जो क्लॉज रहता है यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर रहता है। अब डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक डाउट भी रहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इफ क्लॉज जो है ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है, पास्ट के अंदर है या फ्यूचर के अंदर है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। सबसे पहले जल्दी से आप ये कर दे, ये रूल जो स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने लिखा है इसको आप क्या कर दे, लिखकर अपनी नोटबुक के ऊपर और एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे। अब आपने आई होप लिख दिया होगा इफ के बाद आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर ही हो तो आप SRES का यूज जरूर करें, इन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप SRES का जरूर यूज करें। उसके बाद फिर से आप किसी सब्जेक्ट इन नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं उसका यूज करें। उसके बाद विल का यूज कर सकते हैं अगर एफर्मेटिव है, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो आप वहां पे विल नॉट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी ढाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। देन आफ्टर आप यहां पे फुल स्टॉप लगा दें। अब एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हम फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखो अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। देखो किसी को हम कहते हैं यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आप आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। इट मींस अगर आप आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। जब भी कभी आपको ऐसी कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ कहना हो तो आप इस तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं। रूल आपके पास यहां पे लिखा है इस बॉक्स के अंदर। आई होप कि आपने अपनी नोटबुक पे भी अच्छे तरीके से ये बॉक्स बना दिया होगा, इस स्ट्रक्चर को लिख दिया होगा। अब बात करते हैं अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। देखो अगर को हम इफ कहते हैं और यू कम जो है, यू कम ये क्या है, क्लॉज है जो प्रेजेंट टेंस के अंदर है। इफ यू कम तो यू कम अंदर यानी यू कम ये क्लॉज बन जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलकर हम क्लॉज बनाते हैं। तो इफ यू कम ये क्या है, यानी यहां पे हमने इफ के बाद सब्जेक्ट यहां पे यू यूज किया, प्रेजेंट सिंपल की जगह हमने क्या यूज किया, कम यूज किया। और उसके बाद ये क्लास केस को क्या कहा जाता है, इफ यू कम को इफ क्लॉज कहा जाता है। और आई विल नॉट कम यानी मैं नहीं आऊंगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मैन क्लॉज कहेंगे। और आपके पास ऊपर स्ट्रक्चर दिया ही है, इफ क्लॉज यानी इफ यू कम और मैन क्लॉज इफ आई विल नॉट कम। इसी तरीके से कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है, यानी इस तरह के वाक्यों में जिनमें इफ क्लॉज प्रेजेंट में है तथा मैन क्लॉज में फ्यूचर का प्रयोग होता है। अभी हमने देखा इफ क्लॉज किसके अंदर था, इफ यू कम यानी प्रेजेंट के अंदर था, आई विल नॉट कम मैन क्लॉज ये किसके अंदर था, फ्यूचर के अंदर था। तो वो हमेशा ये बताता किसी काम की संभावना या किसी काम की एबिलिटी को क्या करता है, व्यक्त करता है, उसके बारे में बताता है। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जब मैन क्लॉज में फ्यूचर का प्रयोग किया हो तो इफ क्लॉज के अंदर हम कभी भी फ्यूचर नहीं लगा सकते। इट मींस विल और शैल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ और एग्जांपल से आपके पास स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर पे आप ढाल के इन एग्जांपल्स को बना सकते हैं। इफ इट रेन्स वी विल नॉट कम, अगर बारिश होगी तो हम नहीं आएंगे। इफ फादर आस्क्स, अगर पापा पूछते हैं, आई विल टेल तो मैं उन्हें बताऊंगा। इफ मदर आस्क आई विल नॉट टेल, अगर पापा पूछते हैं मैं बताऊंगा, अगर मम्मी पूछती हैं तो मैं नहीं बताऊंगा। आप इन दो सेंटेंस को मर्ज भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं इफ फादर आस्क्स आई विल टेल, अदरवाइज इफ मदर आस्क आई वॉन्ट टेल या आई विल नॉट टेल। इस तरीके से आप अदरवाइज की जगह एंड का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इफ यू रन फास्ट यू विल रीच इन टाइम, अगर आप तेज दौड़ोगे तो आप समय पे पहुंच जाओगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैन क्लॉज हमारा किसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा है, यहाँ पे फ्यूचर के अंदर, और हमारा इफ क्लॉज किसके अंदर है, इफ क्लॉज हमारा प्रेजेंट के अंदर है। उसके बाद इफ शी स्टेयर्स मी आई विल पोक हर आइज आउट, अगर वह लड़की मुझे घूरती है तो मैं उसकी आंखें नोच दूंगा, उसकी आंखें निकाल दूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्यूचर सिचुएशन के अंदर बात करते हैं। जब आपका क्लॉज यानी जो इफ क्लॉज है वो किसके अंदर रहता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर रहता है।
रहता है, यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर रहता है। इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल यूज कर सकते हैं, परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सेकंड टाइप की बात करते हैं, वो टाइप जो हमें अनरियल कंडीशन को बताती है, एक अनरियल फ्यूचर सिचुएशन को बताती है, जिसके अंदर हमें फ्यूचर के बारे में एक इमेजिनेशन की बात होती है। उसकी बात कर रहे हैं, जब हमारा क्लॉज किसके अंदर हो, पास्ट टेंस के अंदर हो। देखो यहां पे ट्रिकी है, क्लॉज तो पास्ट टेंस के अंदर है, लेकिन बात हो रही है अनरियल फ्यूचर सिचुएशन की। तो यहां पे आपके पास स्ट्रक्चर दिया है, इसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखा था, आप इसको भी आप उसी तरीके से लिख लें। आप इस स्ट्रक्चर को इफ के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां पे पिछली वहां पे जो स्लाइड थी, यानी पिछले जो पहली टाइप थी, उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल को ले रहे थे, तो यहां पे हम पास्ट सिंपल के अंदर ले रहे हैं। उसकी हम वहां पे विल ले रहे थे, यहां पे विल की सेकंड फॉर्म वुड का यूज करेंगे। यहां पे वुड नॉट है और यहाँ पे वुड नॉट, एक ही नॉट है, आप इसको एक ही कंसीडर करें, दो बार लिखने में आ गया, आप एक बार कंसीडर करें इसको। इफ सब्जेक्ट पास्ट सिंपल, उसके बाद आप फिर से किसी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, जिसकी बात करें या खुद की बात कर सकते हैं। उसके बाद वुड यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव के लिए, वुड नॉट यहाँ पे आप नेगेटिव के लिए यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इंटरोगेटिव भी आप बना सकते हैं, वुड को पहले रखे। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें शानदार तरीके से ये अनरियल फ्यूचर सिचुएशन का जो कंसेप्ट है अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर हम मोदी जी से मिले तो हम सेल्फी लेंगे, यानी आपको पता आजकल रोजगार के नारे चल रहे हैं, मोदी रोजगार दो टैग चल रहे हैं, तो मैंने भी कुछ वीडियो के ऊपर लगाए थे, लेकिन मोदी जी तक मेरी शायद आवाज़ नहीं पहुंची। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि अगर राकेश सर मोदी जी से मिलते हैं, हमें विश्वास तो नहीं है, तो मैं अगर मोदी जी से मिलता हूं तो मैं सेल्फी लूंगा। इसी तरीके से अगर हम मोदी जी से मिले तो हम सेल्फी लेंगे। तो एक कंडीशन बन जाती है, इफ वी मेट मोदी जी। अब यहाँ पे मेट क्यों यूज किया, स्ट्रक्चर आप देखें, इफ के बाद सब्जेक्ट वी यूज किया, पास्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म मीट की, मेट यूज की, उसके बाद मोदी जी। इफ वी मेट मोदी जी वी वुड टेक ए सेल्फी, हम क्या लेंगे, एक सेल्फी लेंगे या सेल्फी लेंगे। इस तरीके से हम बात करते हैं। यदि मेरे पास छतरी होती तो मैं तुम्हें दे देता, अगर मेरे पास छतरी होती तो मैं तुम्हें दे देता। इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लेंड इट टू यू, इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स है, आप इन एग्जाम्पल्स को सही तरीके से लिखें, जैसे इफ ही ट्राई टू सेटल मी आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर, इफ ही ट्राई टू सेटल मी आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे इफ शी डाइड। देखो इफ शी डाइड, देखो यहाँ पे सेटल, इफ ही ट्राई टू थ्रेटन है, THREATEN, थ्रेटन मी। इफ ही ट्राई टू थ्रेटन मी, अगर वो मुझे धमकी देने की कोशिश करता तो मैं उसके पापा को क्या कर देती, सूचित कर देता या कर देती। उसके बाद इफ ए थीफ कैम इनटू माय रूम, अगर चोर मेरे कमरे में आता था, आई वुड कॉल यू, तो मैं आपको कॉल कर लेता। इफ शी डाइड हर हेयर, यहाँ पे HER हर है, इफ शी डाइड हर हेयर ग्रीन, अगर वो अपने बालों की ग्रीन डाई करती तो हर कोई उस पर हंसता। इफ यू बिकेम CM, अगर आप CM बनते, वुड यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल करते। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल्स का यूज कर दे। डियर फ्रेंड, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, जल्दी से मिस्टेक्स बाद में हो जाती, पहले तो हम रखते नहीं, तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से लिखें। उसके बाद यहाँ पे थर्ड बात करते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी जो पास्ट में मुमकिन था लेकिन हुआ नहीं। इसके अंदर जो क्लॉज होता है आपको वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर रखना होता है। स्ट्रक्चर आपके पास इसमें भी है। इफ के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैड का यूज करेंगे, और आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करी जाती है, तो आप यहाँ पे हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें। उसके बाद किसी सब्जेक्ट का यूज करें, नाउन या नाउन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वुड एफर्मेटिव के लिए, वुड नॉट नेगेटिव के लिए, या फिर इसका पे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको हैव और एक्शन की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यदि वे मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, यानी वो मेरे पास आया नहीं, पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो अगर आप इस तरीके से सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप कहेंगे इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बात करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे इफ शी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, अगर वे मुझे न्योता देती या बुलाती तो मैं फंक्शन अटेंड कर लेता। इफ ही हैड ट्राइड टू चीट मी, अगर वह लड़का मेरे से धोखे करने की कोशिश करता आई वुड हैव डिसमिस्ड हिम, तो मैं उसको क्या कर देता, खारिज कर देता या खारिज कर देती। इफ शी हैड नॉट कम, अगर वह लड़की नहीं आती तो भाई साहब मैं तो मर जाता। इफ शी हैड नॉट कम आई वुड हैव डाइड, और ये बात किसी को बताना नहीं। इफ यू हैड आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड,
अगर आप मुझे पूछते तो मैं आपको बताता, लेकिन आपने पूछा नहीं। यानी पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप मुझे पूछते तो पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं आपको बताता, लेकिन आपने पूछा ही नहीं। उसके बाद लास्ट टाइप की बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट, यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंदर एक साइंटिफिक फैक्ट छुपे हो या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो। उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की चौथी टाइप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे इफ क्लॉज और मैन क्लॉज दोनों यहाँ पे किसके अंदर रहते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर ही रहते हैं। जैसे अगर आप पेड़ काटोगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ये सभी को पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हम पेड़ काटते हैं तो ऑक्सीजन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाती है। तो आप इंग्लिश में से कहेंगे इफ़ यू कट द ट्रीज ऑक्सीजन डिक्रीजेज भी कह सकते हो, या ऑक्सीजन गेट्स डिक्रीज्ड ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ आई यूज़ फेस वॉश आई गेट फेयर्ड, अगर मैं फेस वॉश यूज़ करता तो मैं क्या होता, गोरा हो जाता या गोरा हो जाता। यानी आप सभी को पता, अगर आप फेस वॉश यूज़ करोगे तो एक साइंटिफिक फैक्ट है यहाँ पे। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर, अगर आप बर्फ़ को पिघलाओगे या हीट करोगे, गर्म करोगे, वो पानी में बदल जाएगी। तो ये भी सभी को आपको पता नेचुरली है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ ए कमोडिटी इट्स प्राइस गोज अप, अगर यहाँ पे सामान की कमी हो जाती है तो आपको पता है जैसे मार्केट के अंदर किसी सामान की कमी हो जाती है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये सही तरीके से समझ आ गया होगा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और टिप्स और ट्रिक्स से मैंने आपको हर एक टाइप्स को समझाने की कोशिश करी है। डियर फ्रेंड्स आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। और आप अपनी सजेशन भी जरूर दें, अगर आप डिसलाइक, अगर अच्छी नहीं लगती आपको वीडियो तो आप ये डिसलाइक कर दें। उसके बाद आप रीज़न ज़रूर बताएं कि रीज़न क्या है, ताकि मैं भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूं। डियर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। जय हिंद।